जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हुआ था तो वो मतलब कुल मिला के 3 विधाओं का वो एक तड़का मतलब जायका उसमें मिला। तो वो संस्कार करवाए और संस्कार करवाने के बाद जो है हम मुझसे भी मिलने का हमको भी सर लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अनुरोध किया कि आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग 1-2 घंटे जितना भी टाइम आपका परमिट करें। और उस बीच बहुत सारी बातें हुई। और तो मैं हमारे बीच में अभी आदरणीय आचार्य अश्विनी पटेल सर जुड़े हुए हैं। तो मैं सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया सर आप आएं और आपने किस तरह से संस्कार विधि संपन्न करवाई और आपके क्या अनुभव रहे, इससे हमको और क्या अपने आप में बेहतर करने की जरूरत है, या आप अपना जो भी संदेश देना चाहते हैं सर, कृपया आप आएं और हम लोगों को मार्गदर्शित करें। जी, आदरणीय आचार्य अश्विनी पटेल सर। धन्यवाद के सर जी। आज की इस बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर वंदन, सभी का बहुत बहुत साधुवाद जो इस बैठक में उपस्थित होकर के अपना अमूल्य दे रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हम लोग जो मिशन में समय तन मन धन से लगे हुए हैं, उसके लिए सभी सदस्यों का, सभी महानुभावों का, विशेष रूप से इस मसाल की स्थापना करने वाले जनार्दन पटेल जी को मैं बहुत बहुत उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिस हम बहुत समय से महसूस कर रहे थे कि हमारा समाज, मैं तो एक्चुअली शुरुआत से ही इस सोच का रहा हूं और बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने बरेली में हमने एक कुर्मी जागरण समिति चलाई थी। उसमें हमने घर घर हर संडे को हम किसी के यहाँ हवन करते थे, बिरादरी वाले के। लेकिन जनार्दन पटेल जी का ये जो आया मिशन, वो उससे आगे हुआ, क्योंकि हमारा केवल उस समय बिरादरी के लिए था। और चूंकि अब लोग ये पूरे मूल निवासी समाज के लिए जो मिशन चला रहे हैं, तो ये बहुत ही वंदनीय है, समाज बहुत उपयोगी है। जहां तक प्रश्न 16 तारीख की जो गाजियाबाद में हुई थी, तो उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करता हूँ। उसमें एक्चुअली पहले तो वो अर्जक विधि से चाह रहे थे, बाद में उन्होंने सिंदूर दान आदि के लिए एक पक्ष ने शर्त रखी थी। तब फिर यह आचार्य दिलीप जी को तैयार किया गया और मैं और आचार्य दिलीप जी गएगा। एक्चुअली वहां उनका बौद्ध पद्धति से भी था, तो चूंकि मूलतः पहले उन्होंने बौद्ध पद्धति से इस कार्यक्रम को संपादित कराया। इसके बाद चूंकि अर्जक से नहीं हुआ था, यही थोड़ा सा संशोधन है। कोई बात नहीं, क्योंकि यह है कि हम तो सभी विधाओं के लिए, हमारा समाज जिस विधा से तैयार हो, हम उस विधा से तैयार कराने के लिए तैयार हैं। हमारे मिशन का उद्देश्य यही है कि उस परकोटे से निकल के आइए और हमारे परकोटे में आप शामिल हो जाइए, बस इतना ही है हमारा उद्देश्य। तो चूंकि आचार्य दिलीप जी ने गायत्री मिशन के माध्यम से की पद्धति से कार्यक्रम संपादित कराया, और वो जैसा कि मैंने महसूस किया, सभी लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से लिया और सबको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। लोगों ने प्रशंसा भी की, सभी के चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं दिखा कि ये सब कुछ जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है। जो उत्तर प्रदेश में ही एक कोने से दूसरे कोने में जो हमारे रीति रिवाज हैं बदल जाते हैं, चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल बहुत दूर का हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया। किसी की कोई प्रतिक्रिया हमको नजर नहीं आई कि उस प्रतिक्रिया में आया हो कि साहब आपने ये नहीं कराया या ये गलत कराया। तो कार्यक्रम की सभी लोगों ने प्रशंसा की, सभी के चेहरों पर जो मनोभाव मैंने पढ़े थे उसमें
सकारात्मक लग रहा था कि कार्यक्रम ठीक से संपन्न हो गया। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। अब इसी के बीच में हमारे आदरणीय अरविंद सर का हैंड रेज हुआ है, तो मैं आदरणीय अरविंद सर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया सर आप आए और अपनी बात रखें। जी सर, स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। मैं बस आचार्य अश्विनी जी से ये जानना चाह रहा था कि हाइब्रिड मोड के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और क्या उनका अपना अनुभव रहा। चूंकि पहले वो भी गायत्री मिशन से जुड़े थे, फिर उनके विचारों में कुछ परिमार्जन हुआ होगा तो वो अर्जक संघ की तरफ मुड़े, और इस विवाह समारोह में उन्होंने तीनों का समावेश देखा, बौद्धिज्म का भी, गायत्री का भी और संवैधानिक पद्धति का भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा उनसे विस्तृत विवरण की अपेक्षा के लिए मैंने अनुरोध किया था। जी जी, आदरणीय आचार्य सुनी सर जी। अरविंद सर अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हाइब्रिड मोड का अनुभव जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आदरणीय आचार्य सुनी सर, आप आदरणीय अरविंद सर की जो मतलब लालसा है उसका निराकरण करें सर जी। शुक्रिया सर। अरविंद सर जी, सारा अभिवादन आपको, आप सहित सभी लोगों को। तो मैंने कहा था ना कि अर्जक पद्धति वाला कार्यक्रम नहीं हुआ था। एक्चुअली दो बौद्ध पद्धति वाला हुआ था और ये आपका गायत्री शक्ति मिशन वाला हुआ था। तो बाकी ये है कि दोनों कार्यक्रम अच्छे रहे, और सभी जिस विधा के कुछ लोग जो सिंदूर दान या जो परंपरागत जो रिचुअल्स चल रहे होते थे समाज में, उन सबको मानने वाले थे, तो उन्हें वो पसंद आया, और जो लोग बौद्ध पद्धति वाले थे उनको वो पसंद आया। तो दोनों पद्धतियों के लोग थे, तो दोनों लोगों को दोनों चीजें अच्छी लगी। कोई ऐसा नहीं, अश्विनी सर शायद अरविंद सर ये पूछना चाहते होंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या मतलब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, क्या मतलब वो चीज जानना चाहते हैं। एक्चुअली बौद्ध पद्धति से पहले हुआ था। यही थोड़ा सा हमको वहां पर हमारी मतलब जो है वो क्या कहूं मैं कि अनुभव थोड़ा सा गड़बड़ रहा कि जहां हम गए थे उन लोगों ने हमको जहां किसी जगह जहां ठहराया था, वहां से फिर हमारी उनकी मुलाकात रात के 2:30 बजे हुई है। इस बीच में हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई 4 बजे के बाद से। तो बौद्ध पद्धति से जो हुआ, जो हमने अवशेष देखे, मतलब किसी टेबल पे बौद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई थी और उसके दीपक वगैरह के का जो बचा हुआ था अवशेष, तो वो सब हमने महसूस किया था। लेकिन ये है कि वो पद्धति हमने अपने सामने हमें देखने को नहीं मिली कि जिस जगह उन्होंने ठहराया वहां से हमारे आने और जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल एकांत में थे वहां और पता ही नहीं था, और बाकी कोई हमने व्यवस्था वहां नहीं देखी। हमने अपनी पद्धति वहां पर देखी थी, बौद्ध पद्धति का केवल अवशेष मात्र वहां पर देखा था। लगा कि हाँ भाई ये पद्धति से शादी हुई होगी, ये है। अब इसी के बीच में हमारे आदरणीय आचार्य राहुल पटेल सर का हैंड रेज हुआ है, तो मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय इंजीनियर राहुल पटेल सर से कि कृपया आप आए सर और अपनी बात रखें जी। मैं केवल ये जानना चाहता था कि जब इस तरह से शादियां होती हैं कि उसमें बौद्ध पद्धति से भी होती है और फिर गायत्री पद्धति या पौराणिक पद्धति से भी होती है या किसी अन्य पद्धति से भी होती है, लड़का और लड़की पक्ष के रिक्वेस्ट पर, तो क्या वो स्थिति थोड़ी हास्यास्पद नहीं हो जाती होगी और परिवार वाले थोड़ा ओवरबर्डन नहीं हो जाते हैं कि जो शादी हो चुकी है फिर दोबारा किसी दूसरे पद्धति से हो? तो इसको हैंडल करने का क्या तरीका है, या फिर ऐसे ही ठीक है? मैं ये इस पे थोड़ा सा, क्योंकि अरविंद सर अभी उसी ये में होने जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में होने जा रहे हैं, उनके सामने भी ये वाली स्थिति आएगी कि क्या किया जाए। क्यों ना केवल एक ही पे स्विच किया जाए बौद्ध पद्धति पर? उसमें भी दूसरी समस्या है। उसमें समस्या ये है कि फिर दूसरा पक्ष न मानेगा, अपने परिवार वाले न मानेंगे। एक तीसरा ऑप्शन यह भी है
कि भाई हम गायत्री से करवा रहे हैं, पौराणिक से करवा रहे हैं, उधर बुद्ध की प्रतिमा भी रखी हुई है या मतलब फोटो जो भी हो वो भी रखी हुई है, और इधर ये भी कार्यक्रम चल रहा है। मतलब एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म है, बजाय दोहरी शादी करने के उसको मिक्स कैसे किया जाए, या फिर दोहरी शादी ही ठीक है। मैं थोड़ा ये इस पे करना चाहता मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ राहुल जी, आप सबकी अनुमति से। मैं बिना हाथ उठाए ही मैंने अनम्यूट कर लिया। जो राहुल जी ने कहा कि हास्यास्पद स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारे बहुत ही अच्छे लेखक और पाली के विशेषज्ञ आदरणीय राजीव पटेल जी की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो अलग अलग संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इनमें पहले बहुत झगड़े होते थे। जो अपने अपने गुरु को दोनों महान मानते थे, तो दोनों अखाड़े बनते थे, और वो अखाड़े आज भी चल रहे हैं। उनमें हालांकि कुश्ती नहीं होती, लेकिन पहले सचमुच में कुश्ती होती थी। कि जब मान लीजिए कोई शैव संप्रदाय के लोग बोले हमारे महान है, वैष्णव बोले हमारे महान है, तो बोलते ठीक है भाई आ जाओ अखाड़े में, देख लेते कौन महान। तो उनका तो अब देखिए, लेकिन हो क्या रहा वर्तमान में कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, उनके त्योहारों को, उनके भगवानों को शैव ने मान लिया। शैव संप्रदाय के जो भगवान हैं, जो उनके आराध्य, उनको वैष्णव। यानी आप देखिए कि जो पहले एक गणेश जी की पूजा किसी एक स्थिति में शुरू हुई थी एक स्टेट में, आज पूरे देश में चल रही है। हनुमान जी भी पूरे देश में है। तो जो हास्यास्पद जिसकी आप बात कह रहे हैं, वो तो ऑलरेडी देश में चल ही रहा है। कि जैसे जो व्यक्ति एक देवी की पूजा करता था, वो दूसरे की भी कर रहा है। मतलब आए दिन आप देख रहे हैं ना, कि हम देखते हैं ग्रुप में भी, कभी इनकी जयंती है, कभी यहाँ तक कि जो जितने भी देवी देवता हो सकते हैं, तो जो पहले किसी क्षेत्रीय देवी देवता थे, वो राष्ट्रीय देवी देवता बन गए। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति तो है ही राहुल जी की। जो अब भाई मतलब क्या बोलते हैं उनको, जितने भी पंथ संप्रदाय के लोग हैं, उनका पढ़ रहा था प्रयागराज जब कुंभ हुआ था, वो सब साथ में कोएग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए अब आगे चल के यही होगा। कोई एग्जिस्टेंस की जो भावना है, उसको बना के रखना ही तो हमारा मिशन है। चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, सब लोग जितना समय उपलब्ध हो कर लीजिए। तो बस यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैं ये जोड़ना चाहता था कि राहुल जी जिस दिशा में ले जा रहे हैं, उसी दिशा में मैं ले जाके आज की मीटिंग को उसी दिशा में ले जाना चाहता था, कि इसको आज का एक एजेंडा बना के इस पे ही हम लोग डिस्कशन करें। और दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई थी कि जैसे एक क्षेत्र में पहले तीजा मनाया जाता था, दूसरे क्षेत्र में करवा चौथ मनाया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के युग में हर जगह सर्वव्यापी हो गया है। तीजा वाले करवा चौथ मना रहे हैं, करवा चौथ वाले तीजा मना रहे हैं, दोनों जगह वाले डाला छठ मना रहे हैं। तो इस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम ही आजकल चल पड़ा है। तो मैं ये चाहता उसमें एक अंतर है सर, अरविंद सर, थोड़ा आगे चलें जी। उसमें एक अंतर है। जिस चीज़ की आप या जनार्दन पटेल बात कर रहे हैं, उनके समय में अंतर रहता है। जैसे तीज किसी और दिन रहता है, करवा चौथ किसी और दिन रहता है, लेकिन जब शादी करेंगे आप, उसी दिन उतने ही गेस्ट, 2 शादियां क्या वे टिक पाएंगे? यही इसी पे तो मैं डिस्कशन चाहता हूँ कि आज हमारे सारे विद्वान जुड़े हुए हैं। राहुल जी से मैं बात जोड़ना चाहता हूँ कि माइक्रो डिफरेंस तो है। अगर आप 9 बजे बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, अगर दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 9:15 बजे विष्णु जी कर रहे हैं, 9:30 बजे आप अर्धक से कर रहे हैं। तो समय का अंतर, भले समय अंतर दिन में ना हो, घंटे में ना हो, लेकिन मिनट में तो अंतर रहेगा ही। तो अगर हम माइक्रो एनालिसिस करें तो अलग अलग ही है। दोनों में समय का भेद तो माना ही जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, समझ रहे मेरी बात, अगर 9 बजे शाम को कोई व्यक्ति बुद्ध से पूजा कर रहा है, 9:15 बजे किसी और की पूजा कर रहा है, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल इन प्रेजेंट सिनेरियो के। एक व्यक्ति मतलब कपड़े ही बदलता रहता है। एक व्यक्ति भाई पहले सुबह का कपड़ा बदला, ब्रेकफास्ट के लिए अलग कपड़े, दोपहर के अलग कपड़े। तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है देश का, जब वो ऐसा कर सकता है कि 3-4 जोड़ी कपड़ा पहन सकता है दिन भर में, तो एक आम जनता भी सोचे कि 3-4 तरीके से पूजा क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है सर, ठीक है। अभी बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं। ये शायद खिचड़ी बनने की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काउंसलर के पास अब चलनी चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। तो मैं आदरणीय आचार्य पूरन सिंह ठाकुर सर से को अनुरोध करता हूँ कि सर कृपया आप आएं और हम लोगों की संख्याओं का समाधान करें। जी जी सर।
अब ये सब्जेक्ट ऐसा हो गया कि मैं चाहता था कि सुनूं, लेकिन लगता है कि इसके बीच में कुछ अपना मत भी देना अनिवार्य है, इसलिए मैंने हैंडएज कर दिया। जी सर, जरूरी है। तो जैसे अन्य त्योहार की जो राहुल जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल यथावत है कि अलग अलग तिथियों में पड़ते हैं, लेकिन शादी विवाह का एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक ही समय में एक ही मंच पर दो तीन तरह से कराया जाना वास्तव में उचित प्रतीत नहीं होता। कि हम संसार की संतुष्टि या व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए हम उनको एक लड़का लड़की को या वो विवाह वाले परिवार, दो परिवारों को एक खिलौनों की तरह खेलें, ये हमें उचित नहीं लगता। और आज के समय में आपने देखा होगा किसी भी पद्धति से शादी विवाह संपन्न होता हो, लेकिन मंच पर जैसे ही वरमाला होती है और सारा समाज चला जाता है, तो उसका मतलब है कि वरमाला को आज समाज ने स्वीकार कर लिया है कि विवाह हो चुका है, और सारे नाते रिश्तेदार व्यवहारी सभी लोग वरमाला होते ही और आशीर्वाद देते हुए कुछ मंच पे आते हैं, कुछ देख करके और निकल जाते हैं। बाकी रात भर आप लोग किस पद्धति से क्या करते हैं फिर समाज को कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लगता है कि मंच पर वरमाला के पहले जो विधि अपनाई जाए वह विधि समाज को स्वीकार हो जाएगी, और वरमाला के बाद का सारा कार्यक्रम तो गौण है, उसको सिर्फ माता लड़की और लड़का पक्ष के माता पिता की संतुष्टि के लिए जो भी उनको जैसे संतुष्टि मिलती है वो करना उचित है, कर देना चाहिए। तो क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी कभी लोग इन बातों का चिंतन करते हैं कि ये नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि उसका कोई संजोग नहीं होता है जीवन में। शादी विवाह जैसे का मूल उद्देश्य है वंश वृद्धि, और वंश वृद्धि तो चाहे आप कोर्ट से शादी करा लें, चाहे मंदिर से कर लें, चाहे बिल्कुल ना जाए लड़का लड़की एक साथ रहने लगन, तो भी वंश वृद्धि हो रही है। और दूसरा उद्देश्य है यदि लड़का और लड़की, महिला पुरुष में यदि सामंजस्य की भावना है तो उनके लिए कोई पूजा पाठ आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है। देवी देवताओं को इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि माता पिता की परमिशन और उनकी सहमति ही इस संबंध को वैध बनाती है, और माता पिता की असहमति ही अवैध बनाती है। और शासन प्रशासन संविधान और कोर्ट सब माता पिता की सहमति को ही मान्यता देते हैं, किसी देवी देवता की कोई जरूरत उसमें नहीं होती। तो इसलिए ये विधियां तो सिर्फ एक मनोधारणा तैयार करने के लिए है कि इस विधि से पूजन कराया, उस विधि से, ताकि जीवन में ये लड़े झगड़े उतार चढ़ाव आए तो एक दूसरे से अलग ना हो, तो उनकी मनोवृत्ति को बाधित मान लो बांधने के लिए ये सारी परंपराएं कराई जाती हैं। लेकिन आज शिक्षित हो गए हैं सब, उस समय जब बच्चों का विवाह होता था कुछ नहीं जानते थे, तब ये विधियां अपनाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो समाज में सर्वमान्य विधि हो गई है वरमाला, वरमाला के समय ही जो जो कराना है वरमाला के पहले वो करा दिया जाए, और वरमाला पर विवाह का समापन हो जाना चाहिए। ऐसी विधि में भविष्य के लिए एक तैयार भी कर रहा हूँ, और ताकि ये जो अंतर जातीय विवाह भी होने लगे हैं, और इसमें बड़े छोटे की भावना जो अभी समाज के बीच में बनी है कि लड़की पक्ष समझता है कि हम किसी के गुलाम बन रहे हैं जीवन भर के लिए। अब लड़की हमने जिसको दे दी है उसके प्रति हमें एक गुलाम जैसा अपना बर्ताव करना पड़ेगा, वो हम मालिक जैसा बर्ताव करेंगे। तो ये जो भावना है इसको हटाने के लिए, और पैर पखाड़ने की जो परंपरा है कि पैर धोए जाते हैं, चरणामृत दिया जाता है, इसमें अंतर जातीय विवाह में बड़ी बाधा बन रही है। और क्योंकि बच्चे अपनी डिग्री और पढ़ाई लिखाई के अनुसार शादी विवाह करना चाहते हैं, तो हमारी जो परंपराएं हैं अभी उनको इतनी आजादी नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि बच्ची हमारी मान लो घर की इज्जत है,
प्रतिष्ठा है, तो हम बच्ची नीचे से कुल वाले को नहीं दे सकते, फिर जाति दूसरी जाति वाली को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ये सारी बातें तभी निर्मूल होंगी जब मान लो दूल्हा दुल्हन या लड़की और लड़का दोनों अपने सास ससुर के पैर पड़ के आशीर्वाद देकर के विदा होंगे, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो कुछ परंपराओं को अपन को आज के युग के अनुकूल बनाना पड़ेगा। जो पुरानी हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं उस समय के लिए अनुकूल नहीं होंगी, या जो भी कारण हो उनके बनने का कई कारण भी हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन आज हमें आज के समय के अनुकूल इन परंपराओं में संशोधन करते हुए वरमाला और वरमाला के मंच पर ही विवाह का संपादन करने पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसको समाज ने स्वीकार कर लिया है, ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए अन्य विषयों पर ज्यादा हम लोग चिंतन न करके अब भविष्य की योजना पर काम करें कि हम भविष्य में विवाह कैसे करेंगे ताकि समाज को भी स्वीकार हो और हमें संतुष्टि मिले। और एक प्रकार से अलग अलग जो हम विधि ये गायत्री पद्धति है, ये अर्जक पद्धति है, बौद्ध पद्धति, भाई बुद्ध जी को तुम्हारे विवाह से क्या लेना, कि गायत्री माता को तुम्हारे शादी संबंध से क्या लेना देना है, या कि जब मेरे बेटे की शादी हुई तो महाराज बोले कि 14 मई की भावर है, तो मैंने कि ये 14 मई की भावर के लिए आप ऐसा करिए, या तो 15 को कर दो या 13 को कर दो। बोले ऐसा क्यों? मैंने कि आपकी पद्धति कौन सी है? बोले वशिष्ठ पद्धति। तो हमने की वशिष्ठ पद्धति तो फेल है, इसलिए हम उस पद्धति से विवाह नहीं करना चाहते। बोले कैसे फेल है? मैंने कि इसलिए कि रामचंद्र जी का विवाह वशिष्ठ पद्धति से हुआ तो न राम को सुख मिला न सीता को सुख मिला, तो हम उस पद्धति में अपने बच्चों को काहे फंसाएं। इसलिए हम उस पद्धति के जो मुहूर्त निकल रहा है उस पर नहीं कराना चाहते। तो बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो फिर इधर उधर किया मैंने, क्योंकि मैंने अपने बेटा बेटी, 2 बेटा और बेटी, ना कोई पत्रा निकलवाया, ना किसी प्रकार से पंडित को दिखाया। हालांकि अब लड़की पक्ष वाले थे तो उनकी संतुष्टि के लिए पंडित को बुला दिया और बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो वैसा उन्होंने किया। तो ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा, माता पिता को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। संबंध हमारे हैं, देवी देवताओं के नहीं है, देवी देवताओं को कोई लेना देना नहीं है। तो बीच में अपन समाज को मोटिवेशन करने के लिए करते हैं उपयोग। तो हमें नई पद्धति विकसित करना है ताकि नया समाज आगे स्वतंत्रता पूर्वक और अपने संबंध को स्थापित करने में सक्षम हो सके। इसलिए ये ज्यादा बड़ा मैटर नहीं मुझे लगता जितना अपन लोग सोच रहे हैं इस पर। और बाकी आप सब लोगों के सुझाव भी हमें सुनने को मिलेंगे तो उसमें भी हम कुछ चिंतन मनन करेंगे। लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि लगता है भविष्य के लिए योजना बनाएं और पुरानी पद्धतियों को हम जितना उसमें से उपयोगी हो उतना ले लें, बाकी भविष्य के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आचार्य जी। निश्चित रूप से आपने जो मुख्य बिंदुओं पे ध्यानाकर्षण करना चाहा कि जो वरमाला है वो विवाह का मुख्य पार्ट होना चाहिए और वहीं से लगभग विवाह का समापन भी हो जाना चाहिए। और साथ में आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जो विवाह के स्टेज को, विवाह की शादी वाले स्टेज को विवाह की प्रयोगशाला बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। विवाह की प्रयोगशाला वहाँ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे तो हम एक विधान संपादित करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो दोनों पक्षों की काउंसलिंग प्रॉपर पहले ही कर लें कि आखिर हमको मतलब मैंडेट फ्रैक्चर्ड किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। वो गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है मतलब, तो इसलिए हमको फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड नहीं रखना है। पहले हमको क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट उसमें जाना चाहिए कि जिसमें मैक्सिमम सहमति जिस भी विधा में दोनों पक्षों की बने उसके साथ में जाने का प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। अब आदरणीय आचार्य श्री प्रेम माधव जी कोई बात शायद ऐड करना चाहते हैं, इसके बाद भारत सिंह और राहुल सर को लेंगे। जी आदरणीय श्री आचार्य श्री प्रेम माधव जी आप। हाँ भैया प्रणाम। ओम जी आप आए जी। अभी श्री पूरन सिंह जी को सुना, बड़ा अच्छा लगा। विभिन्न पद्धतियों से विवाह के बारे में उन्होंने हम सबको सूचित किया और इस बात के लिए हम भी पक्षधर हैं
कि जो सामूहिक विवाह होते हैं वास्तव में सबका संस्कार एक समय में करना उचित नहीं होता है। और ये बात ठीक है कि वरमाला ग्रहण करने के बाद विवाह तो पूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि आशुलायन ग्रह सूत्र भी लिखता है कि विवाह तो सर्वकाल में शुभ है, विवाह के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता। रही बात आपने भी कहा देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के पूजन की, तो ये हमारी स्थानिक रीतियां होती हैं। ये हमारी ऐसी स्थानिक रीतियां हैं कि किसी क्षेत्र में कहीं कहीं कैसा पूजन होता है, कैसा। हालांकि शास्त्रीय विधियां भी हैं, आर्य समाज की विधियां हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विवाह की विधि बताई है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी विवाह की विधि बताई है। और आपने कहा वशिष्ठ पद्धति, हाँ, प्राचीन आचार्य पद्धतियों में वशिष्ठ पद्धति के माध्यम से भी विवाह इत्यादि कार्य हम लोगों के बीच में कराए जाते हैं। तो मुद्दा हम लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि हमारी किस पद्धति से हमारा विवाह होगा, बस मुद्दा ये होना चाहिए कि वर और वधू आपस में एक दूसरे से या दोनों परिवार एक दूसरे से अच्छा सामंजस्य रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा मेलजोल रखते हैं। सफल विवाह के लिए बस केवल इतना आवश्यक है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। और विवाह को प्रजापत्य भी कहा जाता है। सही कहा आपने कि केवल संतति को आगे बढ़ाने के लिए विवाह जो है एक स्त्री और पुरुष के संबंध का वैधानिक स्वरूप है। यह बात हम आचार्य पूरन जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उचित मार्गदर्शन उनका हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस बात के लिए वास्तव में हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ में मैं आदरणीय भारत सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया सर आप आए और अपनी बात रखें। जी सर। हमें मुख्य रूप से ये तय करना है कि हमें विधान कौन सा देना है, और उसी विधान के अनुसार हमें जो है कार्य करना है। समाज जैसा आप करेंगे उसको स्वीकार करेगा। और समाज जिस चीज का, जिसे हम समाज कहते हैं, समाज एक इंडिविजुअली कोई चीज नहीं होती है, समाज हम सबसे मिलकर के बनता है। तो समाज में जो प्रथा चालू हो जाती है उस प्रथा को मानने वाले अनुयायी धीरे धीरे स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। जैसे जो श्राद्ध होता है, मैंने पहले भी जो मिशन के मीटिंग में और चर्चा किया था कि हमारे यहाँ जो 24 गांव हैं बनाए हुए कुर्मियों के, और इन 24 गांव में मैं पहला ऐसा व्यक्ति रहा हूं, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, शायद कोई रहा हो, लेकिन फिलहाल मैं अपने संज्ञान में तो मेरे पहला हूं कि श्राद्ध पर किसी भी पंडित या ब्राह्मण को नहीं बुलाया। और मैंने 3 वर्षों से लगातार इस प्रकार से कर रहा हूं कि माता पिता के फोटो रख करके उनको भोग लगाता हूं, और उसके बाद में सबको, जो गरीब सड़कों पर रहते हैं उनको भोजन कराता हूं, और उनको ही वही दान देता हूँ जो ब्राह्मणों को देता हूँ। तो जब पहली बार मैंने किया था, तो जो हमारे मान पक्ष की महिलाएं वगैरह जो आई थी, 30-40 महिलाएं थी रिश्तेदारी से, तो वो ये बोल रही थी कि पंडित नहीं आए। तो मेरा उनसे पहला एक ही कहना हुआ था, मैंने कहा कि आप किसके श्राद्ध में आए हैं, मतलब फूफा के आए हैं या मौसा के आए हैं या कि पंडित के श्राद्ध में आए। तो उन्होंने ये कहा नहीं उनके आए। तो वो प्लान थोड़ा सा झिझके चुप हुए, लेकिन वो परंपरा मेरी देखने के बाद आज 2-3 लोग ऐसे हैं जो लोग उसी प्रकार से श्राद्ध करा रहे हैं। दूसरा, मेरे बच्चे का अभी थोड़ा सा किसी, मतलब इस प्रकार से मुझे थोड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे अपने बड़े बेटे की शादी करानी पड़ी थी। तो बधाई में मतलब मैं पहला ऐसा व्यक्ति रहा कि जो कुर्मियों में कि जिसने वो व्यक्ति से शादी करे, और लोगों ने तो उस चीज को देखा, पढ़ा, और उसके बाद में कुछ नहीं, हवा में उड़ गई सारी बातें। तो निर्णय हमको स्वयं लेना होगा, समाज उसको स्वीकार करेगा। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आदरणीय इंजीनियर राहुल पटेल सर, आप साथ कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं? पहले सर अश्विनी सर शायद हैंड रेज किए थे इसी संदर्भ में, तो उनकी राय ले लीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, आदरणीय आचार्य अश्विनी सर। जी, मैं आदरणीय राहुल पटेल जी और अरविंद जी की बात को, मैं जो भावना में समझ रहा हूं, मैं उसी पे बात करना चाह रहा था। देखिए, आज जो हमारे समाज में वैवाहिक संस्कार के विषय में हर जगह 2 रीतियों से हो रही हैं। पहली रीति जो जयमाला का कार्यक्रम सभी जगह हो रहा है, और जयमाला का मतलब हो गया गंधर्व विवाह। दूसरा ये है कि जो भी दूसरी पद्धति, सनातन पद्धति, पौराणिक पद्धति,
या आपकी गायत्री पद्धति या आर्य समाजी पद्धति या कोई अन्य पद्धति जहां पर भी प्रचलित होगी, दूसरी पद्धति से शादी हो रही, यानी दो पद्धतियां तो अब हर जगह हो ही रही हैं और उसमें कहीं कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई मतलब ये सर्वमान समाज ने मान्यता दे दी कि भाई आप वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हालांकि जयमाला को आप गंतव्य नहीं कहते हैं, लेकिन शादी हो गई। एक ऐसा शादी के एक सिलसिले में ये बात चली, सुबह के वक्त भावरों के वक्त एक बात आई, तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, लड़के वालों से कहा, मैंने कहा देखो शादी हो चुकी है। बोली शादी हो चुकी? मैंने कहा बिल्कुल हो चुकी है। मैंने कहा शाम को जयमाला पड़ गई, लड़के ने लड़की के और लड़की ने लड़के के गले में जयमाला डाल दी, तो शादी हो गई। आप आगे भावरे डालना चाहो तो डालो, ना डालना चाहो तो ना डालो, क्योंकि मैं लड़की पक्ष की तरफ से था और शादी मैंने ही तय कराई थी। वो किसी विषय को लेन देन को लेकर के कुछ विषय मतलब लड़के वाला जो है वो पैर अपने ठिठक रहा था, तो मैंने उनको कहा कि मान्यवर शादी हो चुकी है, तो इसलिए दो पद्धतियों से तो शादी हम कर ही रहे हैं, तो तीसरी पद्धति, हालांकि तीसरी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि भाई आप सनातन। अब यहाँ पर तीन पद्धति, कल जो गाजियाबाद वाली जो शादी हुई है वो तीन पद्धति से हो गई। एक जयमाला हो गई शाम के वक्त, इसके बाद जो है वो बौद्ध पद्धति से हो गया, इसके बाद जो है गायत्री पद्धति से हो गया। और लेकिन कहीं कोई क्लैश नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट की बात तो दूसरी है, ठीक है टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, बाकी ये है कि पद्धति तो तीनों स्वीकार हो गई। किसी ने कोई एडवर्स कमेंट भी नहीं किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो मैं समझ रहा हूं कि लेकिन अब हम लोग जो पुरोहित मिशन वाले लोग हैं, मैं इस बात से आचार्य पूरन सिंह जी की बात से सहमत हूं पूरी तरह से कि जयमाला का कार्यक्रम लास्ट में हो और इससे पहले हम जिस पद्धति से भी अनुष्ठान कराना चाहे अपना वैवाहिक, वो पद्धति पहले कर लें और प्रयास ये करें कि रात में जो 12 बजे के बाद कार्यक्रम होता है उसको बंद कर दें। समाज को मोटिवेट करें, तैयार करें कि दिन में शादी कर लें, बाकी कार्यक्रम कर लें। और जयमाला हर अब आज की सबसे सर्वमान्य पद्धति जो है वो मैं समझ रहा हूँ जयमाला हो गई है। बिना जयमाला के कोई शादी नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो जयमाला दिन में मजा नहीं आएगा। जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो आधुनिकता में है, तो जयमाला चूंकि अंधेरे में थोड़ी ठीक रहती है, तो मैं समझ रहा हूँ 9-10 बजे के आसपास, 9 से 11 के बीच में या 8 से 11 के बीच में जयमाला का कार्यक्रम कर लिया जाए, और जिससे हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको मजा आनंद भी आएगा और वो एक तरह से हमारा रिकॉर्ड रूप, मतलब शादी का रिकॉर्ड केवल वही होता है, जयमाला और फोटोग्राफी। जयमाला की फोटोग्राफी होगी तो उसका हमारे पास एक उसके एल्बम के रूप में जो है वो हमारे पास संरक्षित रह जाता है। वाकई मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपनी बात को यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी आदरणीय राहुल सर। मुझे लगता है कि और भी हैंड रेज हैं सर, आप उन्हें लीजिए। सुरेश सर अच्छा, हैं, ओके, दिगपाल ओके, सर हैं। ठीक सर। मैं फिर आपको बाद में लेता हूं। तो आदरणीय दिगपाल गंगवार सर संक्षिप्त में। जी सर, आप अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। मैं बहुत अच्छी परिचर्चा अभी चल रही है और मैं भी सुन रहा था। मुझे लगता है अभी जो कई पद्धतियों से विवाह कराने की जो बात अभी चर्चा जो हो रही थी, तो जैसे मान लीजिए किसी कोई अन्यथा माने, बुरा भी ना माने। मुझे लगता है ये जो कई पद्धतियों से कि मैं अर्जक पद्धति से कराऊंगा, अगर मुझे लगता है मैं अर्जक पद्धति से कराऊंगा, मेरी पत्नी कहती है कि नहीं, अगर बच्चों की शादी करेंगे हम तो वो कहने लगे नहीं गायत्री पद्धति से कराएंगे, और बेटे हैं मेरे, और मान लीजिए लड़की पक्ष वाले कहने लगे नहीं हम आर्य समाज पद्धति से कराएंगे, और मैं उसमें तीनों पद्धतियों को रख दूं तो इससे बड़ा पाखंड मुझे लगता है नहीं होगा। ये एक तरह से ये वास्तव में यही पाखंड है। मैं तो
इस तरह से करूंगा, अगर मेरे बच्चों की जब शादी होगी, बेटे की शादी होगी, तो भाई अगर वाले जो कहते हैं चलो तुम इस पद्धति से कर लो, तो उसी पद्धति से सहमत हो जाऊंगा। ये तो एक जरिया है कि समाज को दिखाने का कि हम शादी हो रही है। तो बस इतनी सी इसमें बात है, ज्यादा उलझाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी और एक मैं मिशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जो हमारी संस्कारिका पत्रिका है, वो जहाँ जहाँ पहुंच रही है, वास्तव में वैसे जो लोग जुड़ते नहीं है बैठक में, मीटिंगों में नहीं आते हैं, तो उन्हें लगता है ये संस्कार की बातें होती होंगी, पुरोहितों की बातें होती होंगी। लेकिन ये जो पत्रिका है हमारी, जो संस्कारिका है, जब ये लोगों पे जाती है, पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है यार इस मिशन में भी बहुत दम है। वास्तव में समाज को बदलने वाला ये मिशन है। अभी कुछ दिन पूर्व बरेली के आदरणीय राहुल यदुवंशी जी आए थे यहाँ मिलक में, और उनका फोन आया कि हम आ रहे हैं, चाय वहीं पियेंगे। तो बिल्कुल मेरे बगल में ही हमारे कैलाश पटेल जी हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, तो पहले उनके पास फोन आ चुका था, तो उन्होंने कहा वहीं बैठेंगे और आप भी वहीं आ जाइए। तो हमने वह मिशन की पत्रिका उनको भेंट की, कुछ चर्चाएं की, और वो भी एक जन सहयोग में से जुड़े हुए हैं, जो कि आदरणीय हीरालाल सर चलाते हैं, IAS हैं और बड़े पद पर हैं, तो उससे जुड़े हुए हैं। और लेकिन हमने पत्रिका देते समय उनसे कहा, हमने कहा पढ़ना जरूर आ, और अच्छे लेख हैं इसमें, और उन्होंने पढ़ी। और पढ़ने के बाद करीब 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, उन्होंने फेसबुक पे फिर उस फोटो को शेयर किया। उन्हें लगा कि हाँ, इस जो मिशन है सिर्फ पुरोहितों के लिए नहीं है, वास्तव में ये समाज के लिए, समाज के हित में काम कर रहा है, और इसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तब उन्होंने इसमें संदेश को, इस फोटो को शेयर किया। तो ये पत्रिका वास्तव में बहुत मील का पत्थर साबित होगी इस मिशन के लिए हमारे। और एक छोटी सी जानकारी और दूंगा मैं, उनसे चर्चा के दौरान जानकारी हुई, वो चूंकि दिव्यांग है एक पैर से, तो हम ये मानते हैं, मुझे भी यही जानकारी नहीं थी कि लाइसेंस बन जाता है दिव्यांगों का। तो वो एक गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने कराया, दाएं पैर में थोड़ी सी समस्या है उनके, हालांकि वो चला लेते थे गाड़ी पहले से ही। तो कहीं से जानकारी उनको मिली, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया, 21,000 रुपये उसमें खर्च हुए। जो बाईं साइड में स्टीयरिंग के पास लीवर होता है, वहाँ एक लीवर उन्होंने लगा दिया, और जो एक्सीलेटर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एक्सीलेटर का काम करेगा, और नीचे दबाएंगे तो वो ब्रेक का काम करता है। तो उससे उनका लाइसेंस बन गया, वो फोटो लग के। और एक फायदा और हुआ उनको, एक हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको वो दिया, जो टोल पे जो लगता है फास्ट कार्ड, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाए वो कोई चार्ज उसका नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, अगर किसी के कोई परिचित हो तो वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी सर, जी बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आदरणीय आचार्य महेंद्र पटेल सर, आपका स्वागत है सर, आप अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जी सर, बस संक्षिप्त में ये कर रहा था, जो विवाह वाली चर्चाएं चल रही थी सर, ऑलरेडी 8 विवाह तो होते ही हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमको एक नारियल लेने जाना है और 8 दुकानें हैं, तो नारियल तो सभी दुकानों में मिलना है, हमें ये देखना दुकान हमारी कौन, हमारे अपनी वाली दुकान कौन सी है, उस दुकान से हमें नारियल लेना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य नारियल लेना है, ना कि नारियल लेना उद्देश्य है। सभी में रेट एक है, दुकान कौन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य होना चाहिए हमको नारियल लेना है, हमें हमारा उद्देश्य नारियल तो हम ले आएंगे तो अपनी दुकान से लाएं। अब रही बात जो अभी सर बोल रहे थे कि 2-3 विधाओं का ये हम नहीं करेंगे, तो हम जिसके दुकान से पहले ले रहे थे तो डायरेक्ट उसकी दुकान से हम नहीं बंद कर सकते हैं। 2-4 रुपए उसके दुकान से भी हमको सामान लेना पड़ेगा 1-2 महीने, फिर धीरे धीरे उसका भी उसके नमक ला लिया, इसके बाद धीरे धीरे उसकी दुकान हम खत्म कर देंगे, लेकिन एक साथ नहीं खत्म कर सकते हैं। तो विभिन्न विधाएं भी चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है एक साथ। जैसे अभी अश्विनी सर ने करवाया है 2 विधाओं से शादी, तो वो कोई गलत नहीं है, हमें फोकस अपनी वाली दुकान को करना है। यही सर मेरा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में जो हैंड रेज है उनमें से आदरणीय इंजीनियर राहुल पटेल सर को इनवाइट करता हूं कि सर आप आए, और चूंकि आपने सभी विचार सुने हैं उसके बीच में अपना एक कंक्लूडिटरी जो है आइडिया, जो भी थिंकिंग आप रखना चाहते हैं। जी सर रखें।
धन्यवाद सर। पहले तो मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि अश्विनी पटेल सर ने कहा दो पद्धतियां हम लोग पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक्चुअली हम लोग 3 पद्धतियां पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। एक नेगाचार है। आप देखते होंगे कि शादी विवाह में भले जो भी आप जो सोचते हैं तथाकथित हिंदू के रूप में स्वयं को कि पौराणिक और अर्जक या बौद्ध या गायत्री या आर्य, लेकिन आप देखते हैं कि शादियों में जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनमें किसी पंडित की या किसी मंत्र की या किसी विधान की जरूरत नहीं होती है। वो नेगाचार पद्धति है। वही हमारी ये चीज़ है, असली पद्धति है। और उसके ऊपर ये मंत्राचार और वैदिक क्रिया जो कर्मकांड है जोड़े गए हैं। तो 2 पद्धतियाँ पहले से हुई, जयमाल तीसरी पद्धति है और जितना भी जोड़ते जाएं। लेकिन चीज़ यह है कि चूँकि अब हम लोग अधिकांश लोग यही समझते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो उसमें अब ये हो जाता है कि परिवार में ही हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओके है कह देने से समस्या ख़त्म हो जाती है कि सब कुछ हो, किसी से भी करा लीजिए, बात एक ही है। बात एक ही नहीं है। अगर बात एक ही होती तो आप इस्लाम धर्म मानते हैं तो भी वही था, क्रिश्चियन मानते हैं तब भी वही था, हिंदू मानते तब भी वही था। मानते फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? यानी आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उस चीज़ को स्वीकार कर रही हैं। उसके जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे हिंदू में ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, तो उनके डिक्टेट को आप मानते हैं और यहीं से पक्ष या विपक्ष शुरू हो जाता है। जैसे अब कुछ लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर बौद्ध की ओर जा रहे हैं और इस तरह से चीज़ें होती हैं। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आज सवाल उठ रहा है कि क्या हम लोग बौद्ध पद्धति अपनाएं, अर्जक पद्धति अपनाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा दूसरा इसी में आचार्य पूरन सर ने कह दिया कि देवी देवता से शादी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शुरुआत इसकी ऐसे हुई है कि चूँकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, आचार्य पूरन सिंह स्वयं कहते हैं, तो इसमें समाज के बुजुर्गों का जो ये होता है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करना या जो उसी का एक रूप है कि आप अपने पूर्वजों को उनका पूजा पाठ करते हैं। अब आप अपने पूर्वज बुद्ध को समझें या आप अपने पूर्वज विष्णु, शिव, पार्वती को समझें, जिसको भी समझें, तो ये चीज़ है। मतलब उनको साक्षी मान के हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा है। अब यहाँ से फिर ये शुरुआत होती है कि फिर इसमें भी है कि पति कह रहा है कि नहीं हम तो बौद्ध धर्म से करा रहे हैं, यानी वो बुद्ध को अपना पूर्वज मानना चाहते हैं, पत्नी अपने परंपरा पे रहना चाहती है या लड़का पक्ष अपने परंपरा पे रहना चाहता है। तो वहाँ पे ये नहीं है कि आपका रिजोल्यूशन जो है हो गया कि चलिए इस पक्ष से कर लें, इस तरीका से कर लें दोनों का। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादातर यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि आप जो हैं कुछ शुरुआत रीति रिवाज जो है, मान लीजिए बौद्ध से करा लिए तो बाद में गायत्री से करा लिए जयमाला के बाद, या इस तरह से कुछ मिक्स करके करें, किसी को साक्षी मान लें, भले गायत्री से करा रहे हैं हम साक्षी मान रहे हैं बुद्ध को, इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। इसका कोई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है। आपको अपने अपने स्तर से, अपनी पत्नी से, लड़का पक्ष से, पति से, किसी से भी सबसे बात करना पड़ेगा और जो स्वीकार है उसी से चलना पड़ेगा। दूसरा एक आचार्य पूरन सिंह ने कहा, जो एक बहुत बड़ी समस्या मैं देखता हूँ, विजातीय शादियाँ और जातीय शादियों में भी परिवार देख कर करना। देखिए एक चीज़ मैं एकदम मानता हूँ कि ये अनायास नहीं है कि आप अपनी जाति में ही शादी करते हैं या जाति में भी वो ऊंच नीच देख के शादी करते हैं, ये अनायास नहीं है। जब आप शादी करते हैं तो संस्कारों का मेल होता है। आपने देखा होगा पति पत्नी में ज़्यादातर इस चीज़ का झगड़ा होता है, क्या कैसे परिवार से आई हो। तो बात यह है कि लड़की अपने परिवार से जो संस्कार लेकर आई है, अगर वो लड़के के परिवार से मैच नहीं खाता है तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होना तय है। जितना ही ज़्यादा अंतर रहेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और यही कारण है कि लोग ज़्यादातर अपने ये में, अपने खांचे में टिका रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तोड़ रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, ज़्यादा होगा। यह बात समझने की मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब चूंकि समय काफी हो गया है तो इस मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जिनके विचार नहीं ले पाए, बट उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि हम आगामी मीटिंग में आइए और फिर आपके विचार जरूर लिए जाएंगे। तो इसी के बीच में मैं आज की इस मीटिंग के समापन के लिए हमारे मिशन की
मातृशक्ति आदरणीय दीदी अलका मधुसूदन पटेल, जो कि आप एक कुशल लेखिका हैं और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे आपने काम किया है। आपने बहुत सारी पुस्तकें इन विधाओं पे और विवाह रीतियों पे, दहेज प्रथा पे लिखा है। आप राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपको बहुत सारे सम्मान सरकार द्वारा मिल चुके हैं आपके लेखन के क्षेत्र में। तो मैं आदरणीय अलका मधुसूदन दीदी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आएं और आज के अपने उद्बोधन के माध्यम से आज की इस मीटिंग के आधिकारिक समापन की घोषणा करें। जी, सबको मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। आज की जो मीटिंग हमारी हुई, कितनी विधियों से होना चाहिए विवाह या अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने अपने तरीके से बतलाए, तो वो बड़ा सारगर्भित, सब लोगों ने अपने अपने स्वयं के अनुभव भी सुनाए और उसके बाद कभी कभी किसी ने अपने विवाह की जो हुई अनुभूतियां अभिव्यक्त करी। तो ये सब एक हम लोग का जो सिस्टम चल रहा है और जो पुरोहित वाला मिशन चल रहा है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है ये धीरे धीरे अपने निरंतर अपने कर्म करते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा और हम सभी को उसका बहुत लाभ मिलेगा। खास तौर से हमारी नई युवा पीढ़ी जो यहाँ बहुत अपने तरीके से लगी हुई है, मैं सबको अभिनंदन करूंगी, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन लोग बहुत इतने ध्यान से ये कार्य कर रहे हैं। और बाकी जो मार्गदर्शक के रूप में जितने वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं, उपस्थित रहते हैं, वो अपने तरीके से समझाते हैं। तो जब एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के साथ तारतम्य बिठा लेती है और अच्छे कार्य करने के लिए अच्छी अच्छी बातें लेते जाओ, पुरानी बातें अलग बातें छोड़ते जाओ, तो इस तरह जब हम लोग रूप अपना रहे हैं तो निसंदेह ये हमारी जो मिशन है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और अच्छा कार्य करेगा। यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन है और इसी तरह हम लोग जुड़ते रहें इस मिशन में और कार्य करते रहें। इसी के साथ मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सब आप लोग आए, अपने समय दिया और सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।